हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो भाई आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड और टॉपिक इज़ पोटेंशियोमीटर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। तो इसमें पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या होता है, एक ऐसा एपरेटस होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए वायर। तो भाई अब आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए तो हम वोल्टमीटर का भी यूज़ करते हैं, तो फिर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस हो गया। हाँ, ये बात सही है कि वोल्टमीटर का यूज़ भी हम 2 पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो दोनों में से फिर किसको प्रेफर किया जाता है, वही पोटेंशियोमीटर को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो पोटेंशियोमीटर is an apparatus used for measurement of potential difference between 2 points on a wire. It is also used to measure EMF of cell for comparing EMFs of 2 cells, and also for measurement of internal resistance of cell. तो पोटेंशियोमीटर का यहाँ पर पूरा कंसेप्ट बता दिया है भाई। ये एक वो एपरेटस होता है जो यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के लिए वायर के किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच में, और इसका यूज़ करते हैं हम EMF ऑफ द सेल को मेज़र करने के लिए। 2 सेल अगर दे रखे हैं उनकी EMF को कंपेयर करने के लिए, और किसी भी गिवन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेज़र करने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है भाई इसके बेसिक प्रिंसिपल की। ऑन विच प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड? सो पोटेंशियोमीटर is based on principle that पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? दैट पोटेंशियल डिफरेंस के लो और या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल across any portion of wire, किसी गिवन वायर के किसी पर्टिकुलर पोर्शन के अक्रॉस जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू एरिया, is directly proportional to length of that portion of wire
provided that wire should be of uniform area of cross section, provided that wire should be of uniform area of cross section and a constant current is flowing through the circuit. थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लेकर चल रहे हैं उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा हो, और दूसरी बात वहाँ पर जो वायर लेकर चल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर वहाँ पर होना चाहिए। तो ये देखिए, अब ओम्स लॉ से आपने अब इस कंसेप्ट को हम डिराइव करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉल ऑफ पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसे आ गया लेंथ ऑफ वायर के। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, आपने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है V = IR। अब R का रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है ρ/L/A कंसेप्ट से। अब अभी दो कंडीशन बताई थी, इस R की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन से R की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, I टाइम्स ρ/L/A। अब इसमें देखिए, अभी ऊपर कंडीशन बताई है कि कांस्टेंट करंट यहाँ पर फ्लो होना चाहिए। I की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, वो किसी भी गिवन वायर की कांस्टेंट होती है। एरिया की बात करते हैं तो अभी डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर I, ρ और A तीनों चीज़ें क्या हो गई भाई, कांस्टेंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं इसको V = K × L, जहाँ पर K किस चीज़ का पराया है, I × ρ/A, जिसमें तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। या इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन में चेंज करें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड information which we have taught in earlier, that potential difference or fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion of a wire. V is directly proportional to L। ये प्रिंसिपल था भाई किस चीज़ का, पोटेंशियोमीटर का। अब देखिए भाई, इसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कहाँ कहाँ पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है भाई। फर्स्ट है टू मेजर EMF ऑफ सेल। कोई सेल दे रखी है आपको, उसकी EMF की वैल्यू निकालनी है, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे भाई, पोटेंशियोमीटर का वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है टू कंपेयर EMFs ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स की EMF की वैल्यू को कंपेयर करना। और थर्ड एप्लीकेशन है टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। एक सेल दे रखी है, उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई, हाउ वी कैन मेजर EMF ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर
चलिए देखिए भाई किस तरह से सर्किट हम लेकर चलेंगे। उसके दो सर्किट बनाए जाते हैं। एक तो सिंपल सर्किट होता है जिसमें वायर हमने एक ही वायर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है और इस वायर के दोनों एंड्स को फिर कनेक्ट करवाया जाता है किस चीज़ से। यहाँ पर एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल हमारे पास ये है। तो इस टर्मिनल को कनेक्ट करवाया जाएगा भाई किस चीज़ से, बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके बाद यहाँ लगा होता है भाई एमीटर। एमीटर का कौन सा नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसके बाद लगा होता है भाई क्या, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट के बाद यहाँ पर क्या लगा दी भाई, की लगा दी और फिर इसका कनेक्शन कहाँ पर कर दिया, दूसरे टर्मिनल में। यहाँ पर अब हम कनेक्शन करवाते हैं जिस सेल की ईएमएफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो मान लीजिए सेल। अब इसमें ध्यान देंगे, इस टर्मिनल पर अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ले रखा है तो सेल का भी इससे कौन सा टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ही। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है और इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव है। ये सेल हो गई भाई। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर कनेक्ट हो गया। नेगेटिव टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्ट करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो यहाँ कनेक्ट हो गया, दूसरा एंड हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं। और जॉकी को जैसे आपने स्लाइड वायर ब्रिज में पीछे हमने डिस्कस किया था, उसमें उस वायर के ऊपर जो स्लाइड करवाया जाता है, ऐसे ही जॉकी को यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर भी स्लाइड करवाया जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, फिर वही नल डिफ्लेक्शन वाली कहानी जो वहाँ पर डिस्कस हुई थी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मींस गैल्वेनोमीटर में जो वहाँ पर रीडिंग रहेगी वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमने फिर ये लेंथ वहाँ पर मेजर करनी है। ठीक है, ये आपके पास कोरस्पोंडिंग लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ आ गई तो फिर आप इजीली जो है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि इस पोर्शन की जो लेंथ थी वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी इस सेल की ईएमएफ के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लेंथ मान लीजिए हमने x ले ली, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कौन से कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बताया था। तो यहाँ पर EMF की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कितनी लेंथ है, x है। इस सेल की EMF हमने E ले ली और लेंथ हमने x ले ली, तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगी। या E इज़ इक्वल टू के x ले लेंगे। अब ये लेंथ आप इजीली मेजर कर ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप किस चीज़ की वैल्यू, वही सेल की ईएमएफ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा सर्किट डायग्राम यहाँ पर, ये तो अभी तो हमने एक ही वायर लिया है। अगर वायर बहुत लंबा है तो उसको डिफरेंट पोर्शंस में हम जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक पोर्शन उसका ये ले लिया, फिर दूसरा पोर्शन हमारा इस साइड से स्टार्ट हुआ, तीसरा पोर्शन ये यहाँ से, और चौथा पोर्शन फिर हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए 4 पोर्शन ऑफ द वायर हो गए। अगर एक वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो ये कितनी टोटल हो गई, 400 सेंटीमीटर का ये वायर हमारा बन जाता है। आगे फिर कनेक्शन वही हैं जैसे यहाँ पर किए थे। इस टर्मिनल को फिर आप कनेक्ट करवाएंगे किससे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव।
उसके बाद वही फिर एमीटर, ये नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, पॉजिटिव। और फिर हम किस चीज़ को रीहोस्टेट को हम कनेक्ट करवाएंगे की से। और सर्किट कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करेंगे, तब करंट फ्लो होगा इसमें। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर की को क्लोज़ कर देंगे और इसको फिर कनेक्ट करवाया जाएगा किससे, सेकेंड टर्मिनल से। वही फिर सेल को जैसे यहाँ पर लिया गया था, वही एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, और वही ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से, दूसरा फिर वही जॉकी। अब जॉकी जो है वही हम पूरे इन सभी वायर पर घुमा के देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर वो क्या देता है, नल डिफ्लेक्शन देता है। तो उसके बेस पर आप ये लेंथ मेज़र कर लेंगे। इस साइड से स्टार्ट करते हुए ये लेंथ तो 100 आ गई, ये कितनी आती है, ये 100 में ऐड करके ये टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। और टोटल लेंथ आ गई तो E = KX के बेस पर हम किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, EMF ऑफ द सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड केस हमारे पास था फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स की EMF को कंपेयर करने के लिए क्या किया जाएगा। अब पिछले केस में तो क्या था, हमने एक ही सेल ली थी, अब 2 सेल को कंपेयर करना है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से एक वायर और ले लेंगे, कनेक्टिंग वायर, और इधर दूसरी सेल से इसको कनेक्ट करवा दिया। और यहाँ पर फिर एक की इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब अगर आप पहले इसको कनेक्ट करवा रहे हैं तो इसको क्लोज़ कर दो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई इसको आप ले रहे हैं तो इसको क्लोज़ करेंगे तो फिर ये इधर गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच हो जाएगी। जब इसको कनेक्ट करवाएंगे तो यहाँ से की को बाहर निकाल लेंगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा और अब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो उसके बेस पर जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो क्या आएगी, अब डिफरेंट आएगी, जो की पोजीशन क्या हो जाएगी, वहाँ पर चेंज हो जाएगी। वो EMF पहले वाली EMF से ज़्यादा भी आ सकती है, वो यहाँ पर कम भी आ सकती है। अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर लेंथ पहले के कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा, इसीलिए इस सेकंड सेल की जो EMF है वो फर्स्ट सेल के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि EMF की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। और इसका तो पहले वाली का तो इतना ही पोर्शन है, दूसरी वाली का यहाँ तक पोर्शन आ रहा है। तो सीधी सी बात है, सेकंड सेल की EMF जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी फर्स्ट सेल के कंपैरेटिवली। तो जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने X ली थी, ये दूसरी डिस्टेंस मान लीजिए हमारी Y आ गई। अब इस सेल की EMF मान लीजिए हम अगर E1 लें, इस सेल की EMF E2 लें, तो उसके बेस पर E1 की वैल्यू को लिखा जा सकता है भाई KX इस कंसेप्ट के बेस पर, और E2 को लिखा जा सकता है KY। और अब दोनों को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, E1/E2, और इधर से राइट साइड में KX/KY, K से K कैंसिल, E1/E2 की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ गई भाई, X/Y। तो इस तरह से दो EMF, दो सेल्स की EMF को यहाँ पर कंपेयर किया जा सकता है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तीसरी एप्लीकेशन भाई यहाँ पर करेंगे हम फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, वो देखिए। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस
ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेज़र करने के लिए हम किस तरह से पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। वहाँ पर सिंगल वायर भी लिया जा सकता है या कई पोर्शंस वहाँ पर लेकर चले जा सकते हैं। हम यहाँ सर्किट को इजी बनाने के लिए एक ही वायर यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो 4 वायर का वहाँ पर केस लिया जाता है। 100 सेंटीमीटर के 4 वायर वहाँ पर होते हैं। तो टोटल लेंथ जो है वहाँ पर कितनी हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर का जो वायर पोटेंशियोमीटर का वहाँ पर हो जाएगा। ये वायर भी मीटर ब्रिज की तरह जिस चीज़ का बना होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। तो ये इसी मटेरियल के वायर हम मीटर ब्रिज के लिए और किस चीज़ के लिए, पोटेंशियोमीटर के लिए क्यों लेकर चलते हैं। तो इसका पीछे क्या रीज़न होगा, क्योंकि इन वायर की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है। और इसीलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू लो होने के कारण जब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो आपने रेसिस्टेंस का रिलेशनशिप पढ़ा है टेम्परेचर के साथ कि रेसिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो चेंज वहाँ पर आना था उसको कंट्रोल करने में फिर ये फैक्टर वहाँ पर काम करता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की लो वैल्यू वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू को मेंटेन रखती है। इसीलिए हम कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखिए भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके कैसे वैल्यू मेज़र की जाती है। तो इसके लिए भाई वही 2 टर्मिनल हम यहाँ लेकर चलेंगे और एक टर्मिनल का कनेक्शन वही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वही एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और वही इसके बाद ये आ जाएगा आपका रिहोस्टेट, रिहोस्टेट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, की आ जाएगी। अगर इसको क्लोज कर देंगे तो सर्किट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब देखिए भाई, एक सेल हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक की लगा दी, इसको फिर किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाएगा, गैल्वेनोमीटर के साथ। और जैसे इस चीज़ को क्लोज कर देंगे गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ, और इसको स्लाइड करके देखें, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ गया वो इस सेल की किस चीज़ की वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा भाई, इंटरनल वो किस चीज़ की वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा, ईएमएफ की वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। और दूसरी वैल्यू देखिए भाई, दूसरी वैल्यू यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बोर्ड से लिया जाएगा और ये इसमें की हमने इंट्रोड्यूस करवा दी। तो दूसरा केस जब लिया जाएगा और यहाँ इस की को क्लोज़ किया जाएगा और उसको कनेक्ट करवाया जाएगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ, तो उस कंडीशन में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो पहले वाले के कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस पर लाई करेगी। ये अगर फर्स्ट केस में हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर आ रही है, तो सेकंड केस में जब रेजिस्टेंस बोर्ड्स वाले इसको यहाँ पर हम की को कनेक्ट करके जब रीडिंग लेंगे, गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे, तो उस केस में ये रीडिंग पहली वाली रीडिंग के कंपैरेटिवली स्मॉल आएगी। इसका कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। कौन सी इक्वेशन में, V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ द सेल। तो फर्स्ट केस में तो क्या निकली थी वैल्यू हमारे पास, EMF ऑफ सेल,
इसमें ये वैल्यू हमारे पास मान लीजिए जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी फर्स्ट केस में वो मान लीजिए L1 आई है, सेकंड केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 आई है। तो वही पहले वाली जो EMF ऑफ द सेल है वो E इज़ इक्वल टू K टाइम्स L1 लिखी जा सकती है, और सेकंड केस में जो रेसिस्टेंस बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने पर जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको V से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये आ जाएगा V इज़ इक्वल टू K टाइम्स L2। अब जैसे पीछे कंपेयर किया था EMF ऑफ टू सेल्स, यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो E अपॉन V K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2, K से K कैंसिल आउट, और E अपॉन V की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी L1 अपॉन L2। अब देखिए भाई यहाँ से आपके पास इन दोनों का रेशियो ये आ गया। अब एक इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला हमारे पास आता है, और वो किसके इक्वल आता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये R कौन सा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस फ्रॉम रेसिस्टेंस बॉक्स। अब E अपॉन V का रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है L1 अपॉन L2, जो कि बैलेंसिंग लेंथ के रूप में हमारे पास वैल्यूज ईजिली मेजर की जा सकती हैं। तो E अपॉन V की जगह पर क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1, और साथ में क्या आ जाएगा भाई R। तो R फ्रॉम रेसिस्टेंस बॉक्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। L1 फर्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जब ऊपर वाले सर्किट को हमने कनेक्ट करवाया था, और L2 जब सेकंड केस में जब यहाँ से इस सर्किट को तो हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया और इसको वहाँ पर क्लोज कर दिया। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है लेंथ L2, वो हमारे पास ये ली जाएगी। तो उसके बेस पर फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस का आ जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। In this way we can find out the internal resistance of the cell.